हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज अपनी बात करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है और आज अपने इस टेस्ट में कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करने वाले हैं जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से संबंधित होंगे। इसके द्वारा हम जान पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को करना है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारी यूनिट नंबर 8 है ये भारत का भूगोल से संबंधित है। भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वन यहाँ तक अपने कर चुके हैं। आज अपने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनके विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक रीट एसएसटी का सिलेबस पूरा नहीं किया है तो पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट को देख करके या डिस्क्रिप्शन में जा करके आप सारे लिंक देख सकते हैं और पूरा टॉपिक वाइज लेक्चर देख करके अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजी का सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं और हिंदी के भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कौन सा है, भारत में निम्न में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है। हमें बताना है कि निम्न में से जो भी हमें दिया गया है किस प्रकार का वन है जो सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। कौन से वन हैं जिनका सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र भारत में पाया जाता है। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं वो भारत में सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात करें दूसरे प्रश्न की, सागौन और साल किसके उत्पाद हैं, यानी किस प्रकार के वनों में होते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन में या फिर पर्वतीय वन में। सागौन और साल जो है वो किसके उत्पाद है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में ये मिलते हैं। बात करें तीसरे प्रश्न की, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, पश्चिमी जो हमारा हिमालय है उसकी शीतोष्ण पेटी में किस एक वृक्ष का बाहुल्य है, यानी कौन सा वृक्ष है जो बहुतायत में मिलता है। चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फन है या फिर नीला पाइन है। कौन सा ऐसा वृक्ष है जो हिमालय की शीतोष्ण पेटी में मिलता है। दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर है नंबर 2, देवदार के जो वृक्ष है वो यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है, निम्न में से जंगल की आग किसे कहते हैं, जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास में है, बोहेनिया वेरिगेटा, जेकेरेंडा मेमोसाफोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या फिर टेक्टोना ग्रांडिस। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर, जंगल की ज्वाला या जंगल की आग हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहते हैं। ये होती है जंगल की ज्वाला। और अगर आपको हिंदी का नाम नहीं पता है तो फिर कौन सा होगा, पलाश। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपसे या तो ये पूछा जा सकता है जंगल की ज्वाला, जंगल की आग किसे कहते हैं, इसके पुष्प इसी प्रकार के होते हैं दोस्तों, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इसका वैज्ञानिक नाम, तो ये है दोस्तों। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आप पूरी तरह से तैयार हैं। बात करें 5वें प्रश्न की, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी जो हमारा हिमालय है उसमें उच्च पर्वतीय वनस्पति है 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध है। पर्वत श्रेणी एक ही है, लेकिन इस प्रकार की जो हमारी विविधता है उसका कारण क्या है। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर, पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्री तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक 500 वर्षा होना, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना। क्या होगा दोस्तों सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, देखिए ये बात तो ठीक है, पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना है। क्या ऊंचा भाग कौन सा है, पूर्वी भाग है या पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग ऊंचा है। अब आपको ये बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2,
पूर्वी जो हमारा हिमालय है भूमध्य रेखा और समुद्री तट से अपेक्षाकृत पश्चिमी हिमालय के अधिक निकट है, इसलिए ये वनस्पति 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। बात करें छठे प्रश्न की, किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है, यानी ये वन यहाँ पर मिलते हैं? केरल में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में? दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2 मध्य प्रदेश। अर्ध उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर मिलते हैं। सातवां हमारा प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, भितरकनिका ओडिशा में है, पिचवरम जो है तमिलनाडु में है और वेम्बनाथ कर्नाटक में है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है दोस्तों? सही आंसर है हमारा नंबर 4 वेम्बनाथ जो है वो कर्नाटक में नहीं है, वो कहाँ है? वो केरल में है। बात करें 8वें प्रश्न की, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ है? असम और नागालैंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, असम और केरल में। कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा असम और केरल, नंबर 4। असम और केरल में कौन से वन हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं दोस्तों। 9वां हमारा प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र, कौन सा राज्य है जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ओडिशा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ है? कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा 3 नंबर यानी मध्य प्रदेश है। कुछ ऐसे प्रश्न की बात हमने पीछे भी की थी। बात करें अगले प्रश्न की, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? मालवा का पठार में, कर्नाटक में, पूर्वी घाट में या फिर उत्तर पूर्वी भारत में? उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ मिलते हैं दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है उत्तर पूर्वी भारत, नंबर 4। उत्तर पूर्वी जो हमारा भारत रह गया वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन आपको मिलेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वन है, शीतोष्ण वन है, मरुस्थलीय वन है या फिर भूमध्य सागरीय वन है? सुंदरी जो वृक्ष है कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सही आंसर है हमारा नंबर 1 ज्वारीय वन। ये देखिएगा दलदली जो हमारा स्थान है वहाँ पर होता है सुंदरवन डेल्टा। देखिए डेल्टा वैसे भी दलदली होता है, इसके विषय में अपनी बात कर चुके हैं या नहीं करेंगे। 12वां हमारा प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर मध्य प्रदेश में? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अपनी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? राज्यों के हिसाब से देखें तो केरल में मिलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 13वां हमारा प्रश्न है, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? खारे जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में या फिर मीठे जल में? मैंग्रोव वनस्पति कहाँ हो सकती है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1 खारे जल में। देखिए ये दलदली भूमि में होती है। बात करें अगले प्रश्न की, 14वां हमारा प्रश्न है, वन्य जीवों के कम होने का कारण क्या है? प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं, नगरीकरण हो रहा है, दोनों हो रहा है और या फिर बांधों का निर्माण ज्यादा हुआ है? वन्य जीवों के कम होने का कारण क्या है दोस्तों? क्या होना चाहिए सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 3 प्राकृतिक आवास नष्ट हो रही हैं क्योंकि वनों को काटा जा रहा है किसी भी कारण से, साथ ही साथ नगरीकरण हो रहा है। अगर इनमें से एक ऑप्शन पूछता तो फिर हमारा कौन सा होता? फिर हमारा पहले वाला होता। अभी दोनों दे रखे हैं तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। 15वें प्रश्न की बात करें, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? सुंदरवन, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग या फिर लद्दाख? याक पशु कहाँ मिलता है दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? लद्दाख। कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है। बात करें अगले प्रश्न की, लोयन टेल्ड लंगूर या मैकॉक बंदर कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट के वर्षावनों में, पूर्वी हिमालय में, केरल के जंगलों में या पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में? दोस्तों ऐसे कुछ एक जीव और भी हैं जिनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। आपने पूरा लेसन देखा होगा तो उसमें मैंने सारी बातें बता दी हैं। अन्यथा आप जो इसके PDF है वो पढ़ करके भी अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। ये भी देखने वाली
चीज़ें हैं, जैसे कौन सा बंदर है, कौन सा जीव है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, कुछ एक 5-7 नाम ही है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में ये मैकॉक बंदर हमें मिलता है। कौन से याद करने हैं? एक चीज़ याद रखिएगा, सारे जीव याद नहीं करने होते, जो लुप्त प्राय हैं और जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, जो कम है वही इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब हुआ? 1948 में, 72 में, 1999 में या फिर 2014 में? रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है हमारा 2 नंबर 1972 में। रेड डाटा बुक क्या करती है? विश्व के जो भी लुप्त प्राय और इस प्रकार के जो जीव हैं उनकी एक लिस्ट बना करके रखती है रेड डाटा बुक, जिनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां हमारा प्रश्न, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब बना? 1948 में, 1972 में, 1999 में या फिर 2014 में? भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब बना? सही आंसर है हमारा नंबर 2, 1972 में बना। अगले प्रश्न की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में, 73 में, 99 में या फिर 2014 में? सही आंसर है हमारा 2 नंबर 1973 में हुई थी दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। अगले प्रश्न की बात करें, ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है, स्वस्थानीय, बहिस्थानीय, जैवमंडल या फिर उपयुक्त सभी? ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है। सही आंसर है हमारा स्वस्थानीय। देखिएगा, संरक्षण 2 प्रकार का होता है, स्वस्थानीय और बहिस्थानीय। जब जो जीव है उसके प्राकृतिक आवास के अंदर ही उसको सुरक्षित रखा जाए तो स्वस्थानीय कहलाता है। यदि उसको वहां से निकाल करके किसी अन्य स्थान पर रखा जाए, संरक्षण दिया जाए तो बहिस्थानीय कहलाता है। जैसे आपने चिड़ियाघर वगैरह देखे होंगे तो वहां पर जीव का जो है वो प्राकृतिक आवास नहीं है, लेकिन वहां पर सुविधाएं सारी उसको दी जाती हैं। 20वें प्रश्न की बात करें, भारत में कितने जीव मंडल नीचे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उनकी बात अपने कर रहे हैं। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जीव मंडल नीचे हैं? कितने हैं? 10 हैं, 18 हैं, 22 हैं या फिर 8 हैं दोस्तों? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 2, 18 है। वे कितने हैं? 18 हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 21वां भारत का पहला जीव मंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा था? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन या फिर मन्नार की खाड़ी? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, नीलगिरी था। कब बना? 1986 के अंदर। 22वां हमारा प्रश्न है, असुमेलित हमें बताना है। हिरण और गोडावण सरिस्का में है, बगेरा दर्रा कोटा में है, काला हिरण ताल छापर में है और रीछ नाहरगढ़ में है। यानी कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, मेल सही नहीं है। तो सही आंसर है हमारा नंबर 4, रीछ जो है वो नाहरगढ़ में नहीं है, वो केला देवी में है दोस्तों। बात करें 23वें प्रश्न के, फूलों की घाटी कहाँ है? केरल में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है? कहाँ पर है फूलों की घाटी? सही आंसर है हमारा उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न की बात करें, 24वां हमारा प्रश्न है, साइलेंट वैली का नाम आपने सुना होगा, पिछले प्रश्न पत्र में भी हमने इसको देखा था। साइलेंट वैली चर्चा में क्यों है? कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट के कारण, परमाणु केंद्र की स्थापना के कारण, अधिक जल संचयन के कारण, जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण के कारण? क्या होगा सही आंसर? दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 4, जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण। तो दोस्तों ये है आज का 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। असुमेलित आपको बताना है कौन सा है? काजीरंगा असम, कानाकिसली मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कॉर्बेट केरल? कौन सा असुमेलित है, गलत कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर है हमारा नंबर 4, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में नहीं है, उत्तराखंड में है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। कल अपने टेस्ट के अंदर कृषि फसलों से संबंधित भारत की जो भी कृषि फसलें हैं उनको देखेंगे। ये पूरा फैक्चुअल है, यहाँ पूरे डाटा ही डाटा है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी के सपनों को पूरा करने वाली हो। अगली दीपावली तक आप सभी जिन भी सपनों को देख रहे हैं, चाहे वो
आपका अध्यापक बनने का हो, और भी बहुत सारे सपने हम जीवन में देखते हैं, वो सभी आपके पूर्ण हो। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी अतुल्य टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली, मैनी मैनी हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर ही देना, शेयर कर लेना दोस्तों के साथ में। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भी प्रकार की पीडीएफ या अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है tulears.in उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली।